everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter amino acids. And in this lecture we will discuss about the sequencing of proteins as well as chemical synthesis of peptides. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and in this lecture we will discuss about two topics. First one is the sequencing of proteins and second one is the chemical synthesis of peptide. So let's first discuss about the sequencing of proteins. Proteins की अगर sequencing की बात करें तो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स की भी सीक्वेंसिंग होती है एंड लार्ज प्रोटीन्स की भी सीक्वेंसिंग होती है। शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड की अगर सीक्वेंसिंग की बात करें तो इनको ऑटोमेटेड प्रोसीजर के थ्रू सीक्वेंसिंग किया जाता है एंड शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंसिंग के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, बट यहाँ पे हम दो सीक्वेंसिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द सैंजर्स मेथड एंड सेकेंड वन इज द एडमंड डिग्रेडेशन। चाहे कोई भी मेथड हो प्रोटीन की सीक्वेंसिंग के लिए, शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंसिंग का चाहे कोई भी मेथड हो, उनका फर्स्ट स्टेप होता है, ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाइनो टर्मिनल रेजिड्यू ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। अगर ये पॉलीपेप्टाइड है तो पॉलीपेप्टाइड में दो एंड होते हैं, एक एंड पे अमाइनो ग्रुप फ्री होता है और दूसरे एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होता है। जिस एंड पे अमाइनो ग्रुप फ्री होता है उस एंड को बोलते हैं एन टर्मिनस और जिस एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होता है उस एंड को बोलते हैं सी टर्मिनस। सो किसी भी शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंसिंग के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एन टर्मिनल रेजिड्यू। चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, चाहे वो कोई भी प्रोसीजर हो फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड, चाहे वो सैंजर मेथड हो या फिर एडमंड डिग्रेडेशन हो, कोई भी मेथड यूज करें, लेकिन फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाइनो टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू। सो पहले हम डिस्कस करते हैं सैंजर मेथड की। सैंजर मेथड की अगर बात करें तो सैंजर मेथड के थ्रू जो अमाइनो टर्मिनल रेजिड्यू की आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसके लिए एक रिएजेंट सैंजर ने डेवलप किए थे एंड दैट रिएजेंट इज FDNB. FDNB stands for what? FDNB stands for 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene. So Sanger ने इस रिएजेंट को डेवलप किया था फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन टर्मिनल रेजिड्यू ऑफ एनी पेप्टाइड। बट क्या यही एक रिएजेंट है? नहीं, इनके अलावा दो और रिएजेंट है। First one is the dansyl chloride and second one is the dabsyl chloride. So this is the structure of dansyl chloride and dabsyl chloride. Dansyl chloride and dabsyl chloride की खास बात यह है कि इनसे जो डेरिवेटिव आता है they are more easily detectable than dinitrophenyl derivative. So Sanger मेथड की प्रोसीजर की बात करें तो इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होते हैं? इसमें रिएजेंट यूज होते हैं FDNB. सो FDNB के थ्रू पहले पॉलीपेप्टाइड को क्या करते हैं? लेबल करते हैं। अब ये FDNB जो है ये पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनस पे जाके लेबल्ड हो जाता है और इसको क्या बोलते हैं? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड। मीन्स पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल पे FDNB जाके अटैच होता है एंड अटैच्ड FDNB पॉलीपेप्टाइड को क्या बोलते हैं? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब इस 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ पॉलीपेप्टाइड को 6 मोलर HCl से क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज करते हैं और जब 6 मोलर HCl से हाइड्रोलाइज करते हैं तो इस पॉलीपेप्टाइड के सारे अमाइनो एसिड्स अलग अलग हो जाते हैं। मीन्स 6 मोलर HCl सारे पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देता है। तो जब 6 मोलर HCl सारे पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देगा तो इस पॉलीपेप्टाइड
पॉलीपेप्टाइड में जितने भी अमाइनो एसिड्स है सारे अमाइनो एसिड्स अलग अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। सो इस पॉलीपेप्टाइड में each sphere represents अमाइनो एसिड्स और 6 मोलर HCl जो है इस पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है। क्या करता है? सारे पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेगा। सारे पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करेगा, उससे क्या होगा? ये सारे अमाइनो एसिड्स अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो एन टर्मिनस पे अमाइनो एसिड है उसके साथ क्या लेबल है? उसके साथ लेबल है FDNB। सो ये अमाइनो एसिड जो एन टर्मिनल पे अमाइनो एसिड है वो बाकी सारे अमाइनो एसिड से अलग हो जाएंगे और इस अमाइनो एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो एडमंड डिग्रेडेशन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एन टर्मिनल अमाइनो एसिड को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी अमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, बाकी अमाइनो एसिड्स को सीक्वेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर पॉलीपेप्टाइड का पार्ट ही नहीं है, ये सारे अमाइनो एसिड्स फ्री हो गए हैं। सो सेंजर सीक्वेंसिंग के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं। अदर अमाइनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड को सीक्वेंस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सारे अमाइनो एसिड्स अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि 6 मोलर HCl सारे पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देता है। बट इस मेथड की एक खास बात यह है कि अगर किसी भी प्रोटीन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हो या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो तो उसके सारे पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इंसुलिन की बात करें, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन में 2 चेन होते हैं, A चेन एंड B चेन, और ये दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं। अगर इनकी सीक्वेंसिंग सेंजर मेथड के थ्रू करते हैं तो A चेन का और B चेन का सिर्फ और सिर्फ एन टर्मिनल रेजिड्यू ही आइडेंटिफाई हो पाएगा, दैट इज ग्लाइसिन एंड फिनाइल अलानिन। बाकी सारे अमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 6 मोलर HCl ये सारे पेप्टाइड बॉन्ड को क्या कर देता है? हाइड्रोलाइज कर देता है, और हाइड्रोलाइज करने से क्या होगा? सारे अमाइनो एसिड्स फ्री हो जाएंगे। सो सेंजर मेथड के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एन टर्मिनल अमाइनो एसिड को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सेकेंड मेथड इज एडमंड डिग्रेडेशन। एडमंड डिग्रेडेशन मेथड को डिवाइस किया गया था एडमंड के थ्रू। एडमंड डिग्रेडेशन प्रोसीजर की अगर बात करें तो दिस इज द सेंजर सीक्वेंसिंग मेथड। ये जो पोर्शन है ये सेंजर सीक्वेंसिंग का है एंड दिस प्रोसीजर इज एडमंड डिग्रेडेशन। एडमंड डिग्रेडेशन में जो पहले रिएजेंट यूज करते हैं एन टर्मिनल रेजिड्यू को टैग करने के लिए, दैट इज नॉट FDNB, दैट इज फिनाइल isothiocyanate. This is the structure of phenyl isothiocyanate. So phenyl isothiocyanate इस पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल रेजिड्यू को से क्या करेगा? एन टर्मिनल रेजिड्यू से बाइंड करेगा, और ये रिएक्शन जो होता है ये माइल्डली अल्कलाइन कंडीशन में होते हैं। किस कंडीशन में होता है? माइल्डली अल्कलाइन कंडीशन में होते हैं। सो जब फिनाइल आइसोथियोसाइनेट इस पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल रेजिड्यू से अटैच हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा? PTC एडक्ट। अब इस PTC एडक्ट को अनहाइड्रस ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, और जब अनहाइड्रस ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो इसका जो एन टर्मिनल रेजिड्यू है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि ये जो अनहाइड्रस ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है ये उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है जो PTC एडक्ट के बाद हो। सो दिस इज द PTC एडक्ट, और इसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड कौन है? दिस वन। सो ये ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड क्या करेगा? इस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा, और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये एनिलीनोथियाजोलिनोन डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू बनाएगा, एंड बाकी सारे पॉलीपेप्टाइड एज इट इज रिलीज हो जाएंगे। मींस ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये पॉलीपेप्टाइड में सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू कम रहेगा, वह अमाइनो एसिड रेजिड्यू जो PTC के साथ एडक्ट बनाया हुआ है। अब ये जो अमाइनो एसिड रेजिड्यू का डेरिवेटिव है इसको एक्वस एसिड के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, और
और एक्वस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या बनता है, फिनाइल थियोहाइड्रिन टोइन डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू, और इस अमाइनो एसिड रेजिड्यू को प्यूरिफाई करके आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो शॉर्टेन पेप्टाइड है जिसमें एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू कम है, इसको फिर से ये सारे स्टेप्स को रिपीट करते हैं फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ अदर अमाइनो एसिड्स। सो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन अप्लाई हुआ, यहाँ पे पहले बेसिक कंडीशन अप्लाई हुआ, देन एसिडिक कंडीशन अप्लाई हुआ। सो यहाँ पे सीक्वेंशियल बेसिक कंडीशन एंड देन एसिडिक कंडीशन यूज करने का पर्पस क्या है कि ये सारे प्रोसेस को कंट्रोल करके रखता है। क्या करता है, ये सारे प्रोसेस को कंट्रोल करके रखता है। सो दिस अमाइनो टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू को आइडेंटिफाई करते हैं और बाकी शॉर्टेन पेप्टाइड को फिर से सारे प्रोसेस सारे स्टेप्स रिपीट करते हैं फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ अनदर पेप्टाइड। एडमेंट डिग्रेडेशन की अगर बात करें तो एडमेंट डिग्रेडेशन एक मशीन में किया जाता है, उस मशीन को बोलते हैं सीक्वेनेटर। सीक्वेनेटर की खास बात यह है कि इट मिक्सेस रिएजेंट्स इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन, सेपरेट्स द प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाई देम एंड रिकॉर्ड्स द रिजल्ट। दिस मेथड आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव, ऑफन कंप्लीट अमाइनो एसिड सीक्वेंस कैन बी डिटरमाइंड starting with only a few microgram of protein, means बहुत ही कम सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है for the sequencing of any polypeptide by Edman degradation. Length of polypeptide that can be accurately sequenced by Edman degradation depends upon the efficiency of individual chemical steps. For example, अगर एक पेप्टाइड है जिनका इनिशियल सीक्वेंस क्या है, ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड लाइसिन, इट इज फ्रॉम N टर्मिनस टू C टर्मिनस। अब इसको एडमन डिग्रेडेशन के थ्रू सीक्वेंसिंग करते हैं। सो इफ अगर ग्लाइसिन का रिमूवल 97% इफिशियंसी के थ्रू होता है तो 3% पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसमें ग्लाइसिन स्टिल प्रेजेंट होगा। सो सेकेंड स्टेप जब करेंगे तो 97% लिबरेटेड अमाइनो एसिड क्या होगा, प्रोलीन होगा, क्योंकि जो सेकेंड जो स्टेप होगा वो इस पॉलीपेप्टाइड का होगा, लेकिन 3% पॉलीपेप्टाइड में स्टिल ग्लाइसिन प्रेजेंट है and 3% glycine, while 3% of the polypeptide molecules would retain, that is glycine 0.1% chance है and proline 2.9% residue at their amino terminus है। And at each cycle peptides that did not react in the earlier cycle would contribute amino acids to an over increasing background, eventually making it impossible to determine which amino acid is next in the original peptide सीक्वेंस है। सो जो मॉडर्न सीक्वेनेटर हैं दे अचीव एफिशिएंसी ऑफ ग्रेटर देन 99% साइकिल, जो कि परमिट करता है सीक्वेंसिंग ऑफ मोर देन 50 कंटिग्यूअस अमाइनो एसिड रेजिड्यू इन ए पॉलीपेप्टाइड। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन की अगर बात करें तो वर्कड आउट बाय सैंजर एंड कलिक्स ओवर ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स। सैंजर एंड कलिक को कितने साल लगे थे इंसुलिन की सीक्वेंसिंग करने में, 10 साल, लेकिन अभी इसको सीक्वेंसिंग कर सकते हैं within a day or two. So this is all about sequencing of short polypeptide. Now sequencing of large proteins है। Large proteins की अगर बात करें तो large proteins में एक पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है, 2 पॉलीपेप्टाइड भी हो सकता है, 3 पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं, मोर देन 3 भी हो सकते हैं। सो लार्ज प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हो सकता है बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन और विद इन पॉलीपेप्टाइड चेन। सो फर्स्ट स्टेप जो होगा लार्ज प्रोटीन की सीक्वेंसिंग करने का, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करना, क्योंकि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड एडमंड डिग्रेडेशन के थ्रू जब सीक्वेंसिंग होती है तो उस सीक्वेंसिंग के प्रोसेस को इंटरफेयर करता है। नेक्स्ट वन इज द क्लीविंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। सो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसको स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करना। सेकंड स्टेप क्या हुआ, पॉलीपेप्टाइड को स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करना। थर्ड स्टेप इज द सीक्वेंसिंग ऑफ पेप्टाइड्स, जो कि बेसिकली एडमंड डिग्रेडेशन के थ्रू करते हैं। एंड फोर्थ वन इज द जो भी पॉलीपेप्टाइड के स्मॉल फ्रैगमेंट किए गए थे उस पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट को ऑर्डरिंग करना। एंड देन द लास्ट स्टेप इज लोकेटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। सो फर्स्ट
स्टेप इज द ब्रेकिंग ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन बाय परफॉर्मिक एसिड एंड सेकेंड वन इज द रिडक्शन बाय डाइथियोथ्रिटॉल। परफॉर्मिक एसिड के द्वारा जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये सिस्टिक एसिड रेजिड्यू में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द सिस्टिक एसिड रेजिड्यू। लेकिन वहीं पे अगर डाइथियोथ्रिटॉल के द्वारा रिडक्शन किया जाता है तो यहाँ पे सिस्टीन रेजिड्यू फ्री हो जाता है। बट ये सिस्टीन रेजिड्यू में पॉसिबिलिटी होता है फिर से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने का। सो इस सिस्टीन रेजिड्यू के जो एसएच ग्रुप है इसको मॉडिफाई किया जाता है बाय एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन कैसे करते हैं? एसिटाइलेशन के लिए आइडो एसीटेट यूज करते हैं। सो जब आइडो एसीटेट यूज करते हैं तो ये जो फ्री एसएच ग्रुप है इनका एसिटाइलेशन होता है, दैट इज CH2COO माइनस ऐड हो जाता है दोनों सिस्टीन के एसएच रेजिड्यू पे। सो दिस इज द एसिटाइलेटेड सिस्टीन रेजिड्यू। सो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितने मेथड यूज किए जाते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं, एक तो ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन परफॉर्मिक एसिड के थ्रू होता है, रिडक्शन डाइथियोथ्रिटॉल के थ्रू होता है। लेकिन जब रिडक्शन करते हैं तो फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए एसिटाइलेशन यूज करते हैं फॉर द बाय आइडो एसीटेट। नेक्स्ट वन इज द क्लीविंग द पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन को क्लीव करने के लिए दो मेथड यूज किया जाता है, एक तो प्रोटीएजेज जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है और दूसरा केमिकल रिएजेंट्स जो कि स्पेसिफिक रेजिड्यू के एडजेसेंट पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है। फॉर एग्जांपल दिस इज वन अमाइनो एसिड, दिस इज अनदर अमाइनो एसिड, दिस इज अनदर अमाइनो एसिड एंड सो ऑन। अगर ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे अमाइनो एसिड्स एक स्पेसिफिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, दैट बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। सो चाहे वो प्रोटीएज हो या फिर केमिकल रिएजेंट हो, ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू के पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज ट्रिप्सिन। ये सारे प्रोटीएजेस हैं बट दिस वन इज द केमिकल रिएजेंट और ये सारे स्पेसिफिक हैं। ट्रिप्सिन की अगर बात करें तो ट्रिप्सिन वैसा पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा जो कि लाइसिन और अर्जिनिन के सी टर्मिनस की तरफ हो। सपोज दैट कि अगर ये लाइसिन है, सो लाइसिन का इस तरफ जो बॉन्ड होगा ये एन टर्मिनस होगा, इस तरफ जो होगा सी टर्मिनस होगा, क्योंकि लेफ्ट में एन टर्मिनस होते हैं, राइट में सी टर्मिनस होते हैं। सो ट्रिप्सिन कौन से बॉन्ड को क्लीव करेगा? इस पेप्टाइड बॉन्ड को या इस पेप्टाइड बॉन्ड को? सो ट्रिप्सिन क्लीव करेगा लाइसिन के सी टर्मिनस की तरफ जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसको हाइड्रोलाइज करेगा। सो दिस इज द वन अमाइनो एसिड दैट इज लाइसिन या अर्जिनिन एंड दिस इज द अनदर अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है बट प्रोलीन नहीं होना चाहिए। सो ट्रिप्सिन उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा जो कि सी टर्मिनस की तरफ हो, लेकिन सी टर्मिनस की तरफ प्रोलीन अमाइनो एसिड रेजिड्यू नहीं होना चाहिए। सो ट्रिप्सिन का क्लीवेज स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक कैसे है? क्योंकि ये लाइसिन और अर्जिनिन के सी टर्मिनस की तरफ ही क्लीव करता है। दूसरा सबमैक्सिलरस प्रोटीएज जो कि अर्जिनिन के सी टर्मिनस की तरफ जो पेप्टाइड होता है उसको क्लीव करता है। थर्ड वन इज द काइमोट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। काइमोट्रिप्सिन एंड पेप्सिन में सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों एंजाइम एरोमेटिक अमाइनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है, बट काइमोट्रिप्सिन उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड के सी टर्मिनस की तरफ हो, लेकिन पेप्सिन उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड के एन टर्मिनस की तरफ हो। नेक्स्ट एंजाइम की अगर बात करें तो इट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस B8 प्रोटीएज जो कि एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट के सी टर्मिनस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है। एस्पार्टेट एन प्रोटीएज की अगर बात करें तो ये एस्पार्टेट ग्लूटामेट के एन टर्मिनस की तरफ पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है। इंडोप्रोटीनेज लाइसिन सी की अगर बात करें तो ये लाइसिन के सी टर्मिनस की तरफ पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है। एंड द केमिकल रिएजेंट साइनोजेन ब्रोमाइड जो कि मिथियोनिन के सी टर्मिनस की तरफ पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जिसको यूज करते हैं फॉर द क्लीविंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग सीक्वेंसिंग प्रोसेस। सपोज दैट कि अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसमें 3 लाइसिन रेजिड्यू है,
कितना है 3 लाइसिन रेजिड्यू है। अब इसको ट्रिप्सिन से क्लीव करेंगे तो टोटल कितने फ्रैगमेंट आएंगे। सो लाइसिन कहाँ क्लीव करेगा, एक तो यहाँ करेगा, एक यहाँ करेगा और एक यहाँ करेगा। सो टोटल फ्रैगमेंट्स कितने होंगे 1 2 3 4। अगर नंबर ऑफ लाइसिन या अर्जिनिन रेजिड्यू 3 है तो नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रेजिड्यू प्लस 1 इन केस ऑफ लीनियर। सो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगा उसमें अगर किसी भी एंजाइम से डाइजेस्ट करते हैं तो जितना साइट होता है उससे एक ज्यादा फ्रैगमेंट्स बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द सीक्वेंसिंग ऑफ पेप्टाइड। सीक्वेंसिंग एडमेंट प्रोसीजर से करते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। एंड नेक्स्ट वन इज द ऑर्डरिंग ऑफ पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स। ऑर्डरिंग ऑफ पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स को इस तरह से समझते हैं। सो दिस इज द पॉलीपेप्टाइड जिसको सीक्वेंसिंग करना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन टर्मिनल रेजिड्यू। और एन टर्मिनल रेजिड्यू का आइडेंटिफिकेशन का बेस्ट वे है दैट इज सैंजर मेथड। सो सैंजर मेथड के थ्रू अगर सीक्वेंसिंग करते हैं तो इससे दो चीजें मिलता है। पहला तो एक एन टर्मिनस रेजिड्यू का पता चलता है, दूसरा सारे अमाइनो एसिड्स फ्री हो जाते हैं। सो दिस इज द रिजल्ट जिसमें ये पता चलता है कि कौन सा अमाइनो एसिड कितनी बार है। और दूसरा चीज क्या पता चलता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू। सो इस पॉलीपेप्टाइड का एन टर्मिनल अमाइनो एसिड रेजिड्यू क्या है, इसको सैंजर सीक्वेंसिंग के थ्रू प्रोसेस करते हैं। सैंजर सीक्वेंसिंग में रिएजेंट क्या यूज करते हैं, FDNB, एंड द एन टर्मिनल रेजिड्यू इज ग्लूटामेट। नाउ इस पॉलीपेप्टाइड की पूरी सीक्वेंसिंग करनी है। देन पहले डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करने के बाद फ्रैगमेंट करेंगे। फ्रैगमेंट के लिए इंजाइम्स यूज करते हैं या फिर रिएजेंट्स यूज करते हैं। इंजाइम्स इज द प्रोटीएज। सो यहाँ पे ट्रिप्सिन यूज किया गया है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, लाइसिन या अर्जिनिन के सी टर्मिनस की तरफ जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसको हाइड्रोलाइज करेगा, लेकिन वहां पे प्रोलीन नहीं होना चाहिए। सो जब ट्रिप्सिन से इस पॉलीपेप्टाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं टोटल 4 फ्रैगमेंट्स मिलते हैं जिसको T1, T2, T3 से लेबल किया गया है। सो दिस इज द T1, T2, T3 एंड T4। दूसरा यूज करते हैं केमिकल रिएजेंट दैट इज साइनोजेन ब्रोमाइड। साइनोजेन ब्रोमाइड मिथियोनिन के सी टर्मिनस पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है। और जब साइनोजेन ब्रोमाइड से इस पॉलीपेप्टाइड को क्लीव करते हैं तो 3 फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द C1, सेकंड वन इज C2, थर्ड वन इज द C3। अब ये टोटल 7 फ्रैगमेंट्स हैं। इन सारे 7 फ्रैगमेंट्स को ओवरलैपिंग के थ्रू इसको अलाइन करते हैं। सो फर्स्ट अमाइनो एसिड क्या है, फर्स्ट अमाइनो एसिड ग्लूटामेट है। सो इन सातों फ्रैगमेंट्स में फर्स्ट अमाइनो एसिड ग्लूटामेट किसका है, सो फर्स्ट वन इज द T2 एंड सेकंड वन इज द C1। T2 एंड C1 फ्रैगमेंट का फर्स्ट अमाइनो एसिड रेजिड्यू क्या है, ग्लूटामेट। सो फर्स्ट सीक्वेंस क्या होगा, फर्स्ट सीक्वेंस T2 होगा एंड C1 होगा। सो दिस इज द सेम सीक्वेंस बट C1 का लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू T2। सो नेक्स्ट इसका सीक्वेंस क्या है, GASM। अब वैसे पॉलीपेप्टाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसमें GASM ओवरलैपिंग सीक्वेंस होगा। सो GASM किस में है, GASM की अगर बात करें तो ये T1 में है। सो GASM T1 में है। सो देन C1 के बाद क्या होगा, T1। सो C1 के बाद आया T1 एंड T1 का लास्ट सीक्वेंस क्या है, MALIK। अब MALIK किस में है, MALIK की अगर बात करें तो ALIK C3 में है। तो T1 के बाद क्या होगा, C3 एंड C3 की अगर बात करें तो इसमें लास्ट सीक्वेंस क्या है, ACGPM। ACGPM किस सीक्वेंस में है, ACGPM की अगर बात करें तो ACGPM इज प्रेजेंट इन T4। सो आफ्टर C3 देयर इज ए T4 सीक्वेंस एंड T4 सीक्वेंस की अगर बात करें तो इनके लास्ट सीक्वेंस क्या है, PMTK। PMTK किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है, PMTK की अगर बात करें तो TK इज प्रेजेंट इन C2 सीक्वेंस। सो T4 के बाद C2 होगा एंड C2 में लास्ट सीक्वेंस क्या है, VHSD। VHSD किस में है, VHSD is present in T3. So the last sequence is
T3. So this is the whole sequence of polypeptide chain by overlapping alignment. Next step and the last step is अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड को लोकेट करना होता है. So if the primary structure includes disulfide bond, their location are determined in an additional step after sequencing is completed. So sequencing complete होने के बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड को लोकेट करते हैं. अब वो कैसे करते हैं? इसके लिए सैंपल ऑफ प्रोटीन लेते हैं, उसको क्लीव करते हैं विद द रिएजेंट ट्रिप्सिन. बट इस टाइम जो ट्रिप्सिन से क्लीव करते हैं इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते हैं. सो बिना डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक किए हुए ही इस प्रोटीन को क्या करते हैं? ट्रिप्सिन से क्लीव करते हैं और जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट करते हैं एंड देन कंपेयर द ओरिजिनल सेट ऑफ पेप्टाइड्स जनरेटेड बाय ट्रिप्सिन. For each disulfide bond, two of the original peptides will be missing and new larger peptides will appear. And जो दो missing peptides है उसी में disulfide bond present है. So इस तरह से disulfide bond को locate करते हैं. So this is all about sequencing of short peptides as well as large proteins. नेक्स्ट वन इज द केमिकल सिंथेसिस ऑफ ए पेप्टाइड. बहुत सारे पेप्टाइड जो होते हैं दे आर पोटेंशियली यूजफुल एज ए फार्माकोलॉजिक एजेंट्स एंड देयर प्रोडक्शन इज ऑफ कंसिडरेबल कमर्शियल इंपॉर्टेंस एंड देयर आर 3 वेज टू ऑब्टेन पेप्टाइड. पेप्टाइड को ऑब्टेन करने के लिए 3 तरीके हैं. फर्स्ट वन इज द प्यूरिफिकेशन फ्रॉम द टिश्यू. टिश्यू से प्यूरिफाई करते हैं बट टिश्यू से किसी भी प्रोटीन को प्यूरिफाई करना इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क. और दूसरी बात है कि जब टिश्यू से प्यूरिफाई करते हैं तो पेप्टाइड्स बहुत ही कम कंसंट्रेशन में मिलते हैं. Second method is genetic engineering and third method is direct chemical synthesis. Direct chemical synthesis is a powerful technique for the synthesis of peptide. और इस टेक्निक को डिवाइस किया गया था by R. Bruce Merrifield in 1962. इन्होंने क्या यूज किया था? इन्होंने insoluble polymer यूज किया था and this insoluble polymer is a resin contained within the column जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करता था. अब ये कैसे करते थे? इसमें जो अमाइनो एसिड है, क्योंकि अमाइनो एसिड में 2 टर्मिनल एंड होता है, अगर हम अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बनाएं तो दिस इज द वन अमाइनो एसिड जिसपे अमाइनो टर्मिनल एंड होते हैं, हाइड्रोजन COO- एंड देन R ग्रुप है. सेकेंड अमाइनो एसिड की अगर बात करें तो सेकेंड अमाइनो एसिड का भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, NH3+, देन यहाँ पे हाइड्रोजन, देन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड देन R ग्रुप है. अब ये जो बॉन्ड बनेगा एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप होता है दैट इज अल्फा अमाइनो ग्रुप, इट इज गुड न्यूक्लियोफाइल. ये क्या होता है? गुड न्यूक्लियोफाइल. लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH होता है इट इज पुअर लिविंग ग्रुप. ये क्या होते हैं? ये पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं. सो फिजियोलॉजिकली ये बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल. सो इस बॉन्ड के फॉर्मेशन को थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बनाने के लिए अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको एक्टिवेट करना रहता है. सो आफ्टर एक्टिवेशन दिस बॉन्ड फॉर्मेशन इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल. सो इसमें क्या करते हैं, जो अमाइनो एसिड है उसके अल्फा अमाइनो ग्रुप को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं बाई एफमॉक. एफमॉक क्या है? एफमॉक इज 9-फ्लोरिनाइल मिथॉक्सीकार्बोनाइल. क्या है? 9-फ्लोरिनाइल मिथॉक्सीकार्बोनाइल. सो अमाइनो एसिड रेजिड्यू के अल्फा अमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देते हैं. किससे? एफमॉक से. अब जब ये एफमॉक से प्रोटेक्ट कर दिए तो इसका C टर्मिनल फ्री है. सो C टर्मिनल्स को क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इसके साथ अटैच कर देते हैं, दैट इज इनसॉल्युबल पॉलीस्टाइरीन बीड. इनसॉल्युबल पॉलीस्टाइरीन बीड के साथ अटैच करते हैं. सो इस अमाइनो एसिड का N टर्मिनल एफमॉक से प्रोटेक्ट हो गया जबकि C टर्मिनस पॉलीस्टाइरीन बीड के साथ अटैच हो गया. अब इसके साथ जो दूसरा अमाइनो एसिड को अटैच करना है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, उस अमाइनो एसिड को लाएंगे.
बट उस अमाइनो एसिड का भी N टर्मिनल क्या होगा, प्रोटेक्टेड होगा। और C टर्मिनस को क्या करते हैं, C टर्मिनस को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट कैसे करते हैं, DCC के साथ रिएक्ट करते हैं। DCC स्टैंड्स फॉर, DCC इज डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड। सो DCC के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो दिस प्रोडक्ट बनता है। नाउ अब ये जो पॉलीस्टाइरीन बीड के साथ अमाइनो एसिड एसोसिएटेड है, अटैच्ड है, उसके N टर्मिनस से एफमॉक को रिलीज करते हैं। रिलीज कैसे करते हैं, बाय ट्रीटमेंट विथ माइल्ड ऑर्गेनिक बेस। माइल्ड ऑर्गेनिक बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो एफमॉक क्या होता है, रिलीज हो जाता है। नाउ इसका अमाइनो टर्मिनल फ्री है, दैट इज अल्फा अमाइनो ग्रुप फ्री है। अब ये अल्फा अमाइनो ग्रुप जो है ये इसके कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जब कार्बन पे अटैक करेगा तो DCC क्या होगा, रिमूव हो जाएगा एज ए डाइसाइक्लोहेक्साइल यूरिया प्रोडक्ट। और इन दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। और इसी स्टेप्स को फॉलो करके बाकी अमाइनो एसिड को भी इसके साथ लिंक करते हैं। और जब कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस हो जाती है देन उसको HF के साथ ट्रीट करते हैं। HF के साथ ट्रीट करेंगे तो ये रेजिन से फ्री हो जाएगा। HF क्या करता है, इस ईस्टर लिंकेज को ब्रेक करता है और ये फ्री हो जाता है। सो दिस इज द केमिकल सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड ऑन एन insoluble polymer support. So this is all about sequencing of peptides as well as chemical synthesis of peptides. And in my next lecture we will discuss about the three-dimensional structure of protein. So first we will discuss about protein secondary structure. So stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section, and please do not forget to subscribe our amazing channel.